मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड हेल्दी एट योर होम्स। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ खत्म किया था, हमने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि ग्राफिकल कैसे सॉल्व किया जाता है, ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशंस का। इसके बाद हमने एंडिंग की थी इन तीन ग्राफ्स पे, याद हो तो। दिस वाज द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हो तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, और सॉल्यूशन क्या होएगा इसका? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। दिस इज द ग्राफ फॉर पैरेलल लाइंस। अगर हमारी लाइंस पैरेलल है तो सॉल्यूशन कितने हैं हमारे? नो सॉल्यूशन, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। दिस इज द ग्राफ फॉर कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग लाइंस, और इसके लिए हमारे पास वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इतना हमने किया था। इसके बाद एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम का मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। देखो, जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो उसको बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन, मतलब ये वाला जो है ये हमारा इनकंसिस्टेंट हुआ। इसके नीचे मैं इनकंसिस्टेंट भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसके लिए हमारे पास कम से कम एक सॉल्यूशन हो। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं पर कम से कम उसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो दैट पेयर ऑफ सिस्टम, मतलब दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो सिस्टम बना रहा है उसको बोला जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब सॉल्यूशन होता है, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो। तो मतलब ये वाला जो है हमारा वन सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट सिस्टम, ये हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा। ठीक है, और वो जो लास्ट वाला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दिस विल ऑल्सो बी कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो आपको एक तो ये तीन वर्ड्स जो है, ये पूरा ग्राफ मैंने बनाया है, इसके साथ तीन तीन वर्ड्स मैंने एसोसिएट किए हैं, ये आपको अच्छे से दिमाग में बिठाने हैं। ठीक है, कि ये ग्राफ है मतलब एक जगह मिल रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इनका यूनिक सॉल्यूशन होएगा, एंड दिस इज कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर हमारी लाइंस पैरेलल जा रही है तो वो इस तरीके से दिखेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, दे हैव नो सॉल्यूशन, और इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसके बाद अगर हमारी पैरेलल लाइंस है, ओवरलैपिंग, पैरेलल नहीं है, कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग लाइंस हैं, तो उसके हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और वो सिस्टम हमारा कौन सा रहेगा? कंसिस्टेंट सिस्टम। इसी में से आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी बन रहे हैं इसमें से। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे उसके? 0, 1, 2, 3 या इन्फिनिटी। तो कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि पैरेलल लाइंस जो है वो कौन सा सिस्टम बना रही है? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, बोथ ऑफ देम या नन। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम बना रही है। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है इसको, जो ग्राफ है एंड 3 वर्ड्स मतलब फ्रेजेस अटैच्ड विद देम। ठीक है, इसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्राफ बनाए बिना अगर मुझे लीनियर इक्वेशन दे दी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट वीडियो में x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बना के आपको दिखाया था और इनका सॉल्यूशन निकाला था। कुछ इस तरीके से आया था, 3 और 1 इसका सॉल्यूशन था। तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैं बिना ग्राफ बनाए बता सकती हूँ कि इसका एक सॉल्यूशन होएगा, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है, या पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। ठीक है, आज हम वो फॉर्मूला करने वाले हैं। तो मूविंग ऑन टू दैट, आपकी जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर होएगा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी हमने किया था। a1x b1y
plus C1 equal to 0. Second equation is A2x B2y plus C2 equal to 0. These are the two equations. ठीक है, मतलब आपको जो भी दो इक्वेशन दी हुई है ना, उसको इस फॉर्म में ले आओ, मतलब इक्वल टू में 0 ले आओ, कांस्टेंट को इधर ले आओ. फर्स्ट x की टर्म, फिर y की टर्म, देन कांस्टेंट एंड देन 0. तो मैं अपनी इन दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में लेके आ रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव x की टर्म 1x लगा लिया. उसके बाद माइनस y है ना, पर मुझे क्या चाहिए, प्लस b1y. तो प्लस -1y लिख सकते हैं इसको. ठीक है, उसके बाद -2 इक्वल टू 0. माई नेक्स्ट इक्वेशन इज 1x प्लस 1y -4 इक्वल टू 0. तो क्या आप यहां से कंपेयर करके a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यूज बता सकते हैं? यस. फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर कीजिए a1, b1 और c1, मतलब इसको कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन से. तो आई एम गेटिंग a1 इज 1, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, तो b1 इज -1, c1 क्या है, कांस्टेंट पार्ट, दैट इज -2. ठीक है. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कीजिए. a2 क्या होएगा, x का कोफिशिएंट, तो 1 हो गया. b2 क्या होएगा, y का कोफिशिएंट, वो भी 1 हो गया. ये देखिए. इसके बाद c2 क्या होएगा, कांस्टेंट, c2 हो गया आपका -4. ठीक है, समझ में आ गया इतना? आई थिंक इतना क्लियर हो गया. इसके बाद हमारे पास 3 केसेस होते हैं, ये आपको याद करने हैं. इफ फर्स्ट इज a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो ये आपका होता है यूनिक सॉल्यूशन. a1, b1, c1, a2, b2, c2 निकाल लिए. इसके बाद 3 केसेस हैं, आपको वो तीनों केसेस ना चेक करने. इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 equal to c1 by c2, तो you will have infinite solutions. And if a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, then you have no solution. Unique solution का मतलब intersecting lines होंगी, याद करो. इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, अभी करा था. और नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस होंगी. एक और फ्रेज इनके साथ जोड़ा था मैंने, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट. तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन है, इसका मतलब कंसिस्टेंट, और इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन तो है ना, तो ये भी क्या होएगा, कंसिस्टेंट. ठीक है. और इसका मतलब क्या होएगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इसका मतलब इट इज इनकंसिस्टेंट. तो आपको ये याद करना है. अगर हमारा a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होएगा. अगर a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तीनों इक्वल है, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होएगा. अगर हमारी पहली दो टर्म्स इक्वल है पर वो थर्ड टर्म के इक्वल नहीं आ रही है, तो वी हैव नो सॉल्यूशन. तो चेक करते हैं. ये हमने निकाल ली थी a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज, तो इनको अपॉन में रखते हैं. a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 इस फॉर्म में रखते हैं रेशियो में. 1 by 1 -1 by 1 -2 by -4. ठीक है. यहां से चेक करते हैं क्या पहली दो टर्म्स इक्वल हैं. पहली दो चेक करेंगे पहले. तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है. तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. जब ना पहली दो टर्म्स ही अनइक्वल आ जाती है तो हमें आगे जाने की ना नीड ही नहीं होती. मैं इसको नहीं ले रही हूँ. अगर पहली दो इक्वल आती है तो हम थर्ड पे जाते हैं. ठीक है. तो ये कौन सा केस है हमारा? फर्स्ट वाला है ना, ये वाला नॉट इक्वल. इसका मतलब क्या होएगा? इसका यूनिक सॉल्यूशन. याद आ गया हमने इसका ग्राफ कैसा बनाया था? कुछ इस तरह का ग्राफ था इसका. यहाँ मीट कर रहे थे, एक सॉल्यूशन आया था इसका. तो मुझे पता लग गया बिना ग्राफ बनाए कि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है. इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन से. समझ में आ गया?
ठीक है, तो आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया आएगा, आपको इक्वेशन दे दी, ठीक है, और बताओ क्या ये इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे आपके, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है या नो सॉल्यूशन का केस है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, ऐसे हो सकता है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं सॉल्व करके बताओ, चेक करके क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब देखो सॉल्यूशन आ रहा है ना, यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर इनफाइनाइट आ जाता तो भी हम कंसिस्टेंट बोलते, और अगर पैरेलल आता तो मैं क्या बोलती, इनकंसिस्टेंट। तो ये समझ में आ गया हम कैसे करेंगे। इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या फिर कौन सा कैसे सॉल्यूशन है इसके, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करिएगा, इसको अच्छे से मतलब लिख लीजिए नोटबुक्स में, इसको नोट डाउन कीजिए एंड अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कीजिए कि इसको याद कर लीजिए अच्छे से। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, 3.1 पे चले। So moving on to the exercise 3.1. 3.1 में you will be having some word problems. First is Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. ठीक है, दो जने हैं, आफ्ताब और उसकी डॉटर, आफ्ताब एंड हिज डॉटर। तो मैं आफ्ताब की प्रेजेंट एज, मान लो आफ्ताब की प्रेजेंट एज जो है वो x है और डॉटर की प्रेजेंट एज जो है वो y है, ठीक है। अब ये बात कर रहा है 7 साल पहले की, तो 7 साल पहले 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी होगी भी, आज तुम्हारी एज 20 साल है, तो 7 साल पहले कितनी थी, 20 - 7 होगी, इसका मतलब x - 7 होगी। सिमिलरली उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, y - 7। इतना समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रही हूँ। आफ्ताब सेज 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब कह रहा है कि मैं, I का मतलब कौन है यहाँ पे, आफ्ताब, ठीक है। आफ्ताब was 7 times the age of his daughter। आफ्ताब कह रहे हैं कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 टाइम्स थी, तो आफ्ताब की एज कितनी है, x - 7 इक्वल टू 7 टाइम्स डॉटर्स एज y - 7। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। कैसे बनेगी, x - 7 सॉल्व इट, 7 7 जा 49, एक ही साइड ले आओ इनको, x की टर्म फिर y की टर्म -7 + 49 एंड यू आर गेटिंग +42 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आप 42 को इधर भी रख सकते हैं और उधर जो है -42 भी रख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन कह रहा है ये, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज प्रेजेंट एज में आ जाओ, प्रेजेंट एज के 3 साल बाद, 3 years लेटर, आज से 3 साल बाद x + 3 होएगी, इसकी डॉटर कितनी होएगी, y + 3। इतना निकाल लिया। अब मैं इक्वेशन पढ़ रही हूँ, 3 years फ्रॉम नाउ I shall be, वो आफ्ताब कह रहा है I shall be 3 times as old as you will be। तो आफ्ताब is saying that आफ्ताब will be 3 times the age of his daughter। तो आफ्ताब की एज कितनी है, x + 3, 3 times the age of his daughter। सॉल्व करेंगे, x + 3, 3y + 9, x - 3y + 3 - 9 इक्वल टू 0, x - 3y - 6 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो मैं इसको अल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू मेक द ग्राफ
ऑफ दीज इक्वेशंस। ठीक है, ग्राफ जो है मैं एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग करके बता देती हूँ। अब हमारे पास जो है ना दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इज x माइनस 7y प्लस 42 इज 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 3y माइनस 6 इज 0। ओके, तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। अलजेब्रिकली हो चुका है, अब आपको इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आप खुद करके देखिएगा। ग्राफ जो है आपने 9th क्लास में भी बनाया है। जस्ट क्या करना है, यू हैव टू मेक अ टेबल फॉर दिस टेकिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज आप इसके x और y की लेंगे, फिर इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। एक जगह आपका ग्राफ मीट करेगा, दोनों लाइनें कहीं पे मीट करेंगी, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो एक बार आप ये कोशिश करके देखिए, डू इट इन योर नोटबुक्स। ठीक है, बाकी हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, हम डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन।